हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नॉलेजबल यूट्यूब चैनल पर। आज साइंस का सेट नंबर 27 करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। और इसका जो है प्रिंटेबल PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कार्य होता है यदि डैश है। देखिए, कोई भी कार्य होगा तो अगर ऊर्जा रहेगा तभी कार्य होगा। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण जो है निर्वासित गैसों के वेग के घात के nth के समानुपाती होता है, तो यह n का मान क्या होगा। देखिए, निर्वासित गैस क्या होता है कि जैसे कोई भी रॉकेट है, ये रॉकेट उड़ रही है तो इसके द्वारा जो नीचे से छोड़ी जाती है गैस उसे ही निर्वासित गैस कहते हैं। ठीक, इसे जो नीचे से द्वारा छोड़ी गई गैस उसे निर्वासित गैस कहते हैं। हमें पूछा है कि रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैस के वेग के nth घात के समानुपाती होता है, तो यह n का मान क्या होता है। देखिए, जो रॉकेट का गति जो होता है, रॉकेट का गति ये समानुपाती होता है आपको गैसों की चाल के, गैसों की चाल के समानुपाती होता है, समझे। इस पर पावर कितना है तो 1 है, तो मतलब 1th घात के समानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। देखिए, रॉकेट जब गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में जाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव कहाँ पर होगा, जहाँ पर जी का मान 0 होगा। तो जी का मान 0 होता है आपको अंतरिक्ष में। यानी क्या हुआ कि जब आकर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, यानी कि जब वो अंतरिक्ष में जाएगा रॉकेट, तो उस पर प्रणोद क्या होगा। जब रॉकेट जो है अंतरिक्ष में जाता है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव हो जाता है, तो वहाँ पर जो जी का मान 0 हो जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, प्रणोद यानी स्थिर हो जाता है। वहाँ पर कम मात्रा में जो है नीचे से बल लगाया जाता है, यानी प्रणोद स्थिर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। यानी वस्तु पर लागू संतुलित बल का कौन सा प्रभाव है। देखिए, वस्तु पर 2 प्रकार की बल लगाया जाता है, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। देखिए, जैसे एक वस्तु है, इस पर इधर से भी 400 न्यूटन का बल लगाया गया है, इधर से भी 400 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक, तो ये क्या हुआ, दोनों तरफ से संतुलित बल लग रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, गति यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर गति होगा, यहाँ पर गति नहीं होगा, यहाँ पर गति नहीं होगा। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर अधिक बल लगाने के कारण, यहाँ अगर अधिक बल लगाया जाएगा यहाँ पर, तो इसका जो है आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक ना। एक होता है असंतुलित बल। ठीक ना, असंतुलित बल में जैसे कोई वस्तु है, उस पर इधर से 400 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इधर से लगेगा 500 न्यूटन का बल। तो जिसके कारण क्या होगा कि इस दिशा में की ओर 500 न्यूटन की दिशा की ओर गति करने लगेगा, यानी कि जिधर ज़्यादा बल लगा रहेगा उधर की ओर गति करने लगा। ये हो गया असंतुलित बल। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। संतुलित बल का प्रभाव इस सब में से कौन सा है। देखिए, ऑप्शन ए है कि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। नहीं, आकृति में परिवर्तन, हाँ यही तो है संतुलित बल का अभाव, मतलब प्रभाव है कि आकृति में परिवर्तन हो जाता है और गति नहीं करता, ये दोनों ही है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि जो रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, रेफ्रिजरेटर जो है ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक ना, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। अभी तुरंत एक देखे थे अगला पिछला क्वेश्चन को कि क्या होगा, ये रेफ्रिजरेटर जो है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। देखिए, तार का यानी प्रतिरोध जो होता है, यानी प्रतिरोध, सबसे पहले देखिए प्रतिरोध जो होता है ये समानुपाती होता है तापमान का। प्रतिरोध जो है ये समानुपाती होती है, यानी चालक तार की जो लंबाई का, यानी तार के लंबाई का, और ये व्युत्क्रमानुपाती होती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, यानी एरिया का। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कोई तार है तो ये जो होती है ये गोल वाला यही हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक ना, इसी की क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोध जो है डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है, तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि वे मेटल डिटेक्टर
जिससे होकर कि हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होती है? देखिए मेटल डिटेक्टर होती है। जैसे आप मॉल उल गए होंगे तो मॉल के गेट पर एक ऐसा गेट तरह लगा रहता है, जिससे होकर का आप पास करते हैं तो ये क्या यह देखता है कि ये मेटल को क्या करता है कि मेटल भी है उसमें, इस चीज़ का ये पहचान करता है, ठीक है ना। ये जो है फैराडे के नियम पर काम करता है, ठीक है ना, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे का नियम। चलिए अगला प्रश्न है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार ये किया था वाटरमैन ने। तो कब किया था? तो ये किया था 1884 ईस्वी में किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। किसने? तो वाटरमैन ने। चलिए अगला प्रश्न है कि औसतन कितनी बार बिजली जो है धरती पर गिरती है? बिजली जो गिरती है आकाशीय बिजली, वो धरती पर औसतन जो है प्रति सेकंड 100 बार गिरती है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है, वह क्या होता है? देखिए कोई भी जैसे है परमाणु, उसके नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक, और उसके इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर। आप देखिए क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ये क्या होता है, ये द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग जो होता है ये द्रव्यमान संख्या प्रदर्शित करता है, या तो इसे न्यूक्लियन भी हम कहते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला करके। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या, ठीक ना, या तो इसमें ऑप्शन में न्यूक्लियन भी दे सकता है। चलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? देखिए मानव मस्तिष्क में जो होता है कोई भी ध्वनि जाता है उसका संवेदन जो है 1/10 सेकेंड तक बना रहता है, ठीक ना। अब देखिए 1/10 सेकेंड को ही हम 0.1 सेकेंड कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियां से कोशिकाओं में से कौन सा एसिड निकलता है यानी स्रावित होता है? देखिए पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक निकलता है पेट से। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं, यानी बैकअप के बारे में सच नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर जो होता है कोई भी चीज़ को हम बैकअप करते हैं उसके बारे में सच नहीं है। देखिए ऑप्शन ए है कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि के लिए, हाँ ये तो सच है, उसका सटीक प्रतिलिपि हम पुनः प्राप्त कर सकें इसी के लिए इसको हम बैकअप करते हैं। बी है कि यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, हाँ ठीक है, कारोबार का जो होता है निरंतरता हिस्सा वो खो ना जाए इसी के लिए हमको बराबर उसको बैकअप करना होता है। सी है कि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, नहीं ये गलत है। पीसी को जो है नियमित रूप से जो है बैकअप की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो आप देखिए अगला डी है ऑप्शन कि ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं, ये भी सही है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि कौन से बैकअप के बारे में सच नहीं है, तो सच नहीं है ये सी नंबर सच नहीं है कि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पिक्सल क्या होता है? पिक्सल क्या होता है? देखिए जब कोई फोटो रहता है तो आप फोटो को जब जूम करके देखते हैं तो एक छोटा सा जो दूरी जो रहता है एक दूसरे के बीच का दूरी एक लाइनिंग बताता है, ठीक ना, यही लाइनिंग पिक्सल हुआ। मतलब जो जितना नज़दीक रहेगा ये लाइनिंग छोटा छोटा तो ये उतना ही अच्छा पिक्सल का कैमरा है, ठीक ना, और जितना ये लाइनिंग दूरी ज़्यादा रहेगा उतना ही कम पिक्सल का कैमरा है। तो चलिए ये क्या कहता है पिक्सल? तो पिक्सल देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रोग्राम जो पिक्चर बनाता है, नो ये नहीं, पिक्चर को द्वितीय मेमोरी के में स्टोर करता है, नहीं, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग है, ठीक है, ये सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग है इसमें, जो कि ये बताता है कि पिक्चर कितना क्वालिटी का है, ठीक ना। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि मॉड्यूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉड्यूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आप ऑप्शन देखते हैं, दो विभिन्न आवृत्तियों के तरंग को मिलना। बी है कि वाहक तरंग के तरंग का रूपन को पाना। सी है कि लंबी दूरी पर निम्न आवृत्ति की जानकारी सक्षमता से संचारित करना। डी है कि पास बैंड का उत्पादन करना, ठीक। तो मॉड्यूलन का उद्देश्य क्या होता है? मॉड्यूलन का उद्देश्य होता है लंबी दूरी पर निम्न आवृत्ति की जानकारी की सक्षमता को संचारित करना। यानी मॉड्यूलन क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे कोई भी लाउड स्पीकर रहता है तो लाउड स्पीकर में हम बोलते हैं धीरे से, लेकिन वो लंबी दूरी तक जो है ये किसी भी आवाज़ को ले जाता है। तो ये क्या हुआ? तो ये क्या हुआ कि लंबी दूरी में निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से संचारित करता है मॉड्यूलन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग किया जाता है? देखिए कीपो फनल जो होता है, फेनल कीप,
यहाँ होना चाहिए फेनल कीप। देखिए फेनल कीप द्वारा जो है उन द्रवों को अलग किया जाता है जो कि एक दूसरे में घुलनशील नहीं है, जैसे कि तेल और पानी है उसमें घुलनशील नहीं होता है। जैसे देखिए कीप रहता है, इसमें ऐसे कीप टाइप का रहता है, इसमें तेल और पानी का घोल को रख दिया जाता है, ठीक ना, जिसमें कि तेल घुलनशील नहीं होता है तो ये ऊपर जम जाता है, और नीचे पानी रहता है तो नीचे से पानी को निकाल लिया जाता है और तेल को ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। तो ये किसको अलग करेगा? तो ये तेल और पानी को अलग करेगा इसके अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है कि संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। देखिए संभारिक में हम जानते हैं कि संभारिक में जो है भार अलग समान होती है, ठीक है। संभारिक में भार समान होती है तो भार कहाँ पर पाया जाता है? तो भार जो नाभिक में पाया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जिसे ही हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नाभिक। चलिए अगला प्रश्न है कि सीएनजी को भरा जाता है। देखिए सीएनजी को भरा जाता है। अब देखिए सीएनजी भराने जाए होंगे या पेट्रोल भराने जाए होंगे, पेट्रोल भराया जाता है, ये सब जो है पंप विधि द्वारा भरा जाता है, पंप भरण प्रणाली द्वारा विधि द्वारा भराया जाता है। लेकिन पूछेगा आपसे एलपीजी कैसे भरा जाता है? तो एलपीजी भरा जाता है, ये भरा जाता है आपको दाब भरण प्रणाली से। एलपीजी भरा जाता है दाब भरण प्रणाली से, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंप भरण प्रणाली से भरा जाता है। सीएनजी को और पेट्रोल को ही भरा जाता है पंप भरण प्रणाली से ही। चलिए अगला प्रश्न है कि CO2 प्लस H2O बराबर क्या बनता है? तो देखिए CO2 और जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है? ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3, यानी H2CO3 का निर्माण करता है। देखिए किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है H2CO3। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को भी देख लें। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और जिनको भी PDF की चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।